नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी भी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्योत्तर काल से संबंधित एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य वंशी शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है दशरथ, सी है बृहद्रथ और डी है कुणाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बृहद्रथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि शुंग वंश की स्थापना किसने करी? पुष्यमित्र शुंग ने। यानी कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और इसने बृहद्रथ की हत्या करी, जो मौर्य वंश का आखिरी शासक था। ये हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, मौर्य वंश वाले वीडियो में। तो पुष्यमित्र शुंग जो पुष्यमित्र शुंग था ना, वो बृहद्रथ का एक सेनापति था और बाद में इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी। और फिर ये जो है इसने खुद एक नया वंश बसाया जिसे हम कहते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना कि विदिशा इसकी राजधानी थी। और ये जो पुष्यमित्र शुंग था यानी जो शुंग वंश था, ये ब्राह्मण वंश था या फिर यूं कहो कि वैष्णव वंश था। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का उत्पीड़क भी कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क भी कहा गया है। उत्पीड़क यानी कि बौद्ध धर्म को मतलब चुभने वाला या बौद्ध धर्म को पीड़ा पहुंचाने वाला। ठीक है, तो ये सब फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? ऑप्शन ए है जूनागढ़ अभिलेख, बी है अयोध्या अभिलेख, सी है बेसनगर अभिलेख और डी है भरहुत स्तंभ अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अयोध्या अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मौर्योत्तर से सवाल बनता है तो इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ करे थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ब्राह्मण वंश से संबंधित था और ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति की रचना भी इसी के समय हुई थी। ठीक है, मनुस्मृति आपको पता होगा, एक कानूनी किताब है मनुस्मृति। और कहा जाता है कि मनुस्मृति जो किताब है वो भी पुष्यमित्र शुंग के समय ही लिखी गई थी। और अयोध्या अभिलेख से हमें ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पतंजलि किसका पुरोहित था? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, बी है वसुमित्र, सी है देवभूति या फिर डी है भागभद्र। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, पतंजलि जो था वो पुष्यमित्र शुंग का राजपुरोहित था। और आपको इससे भी इंपोर्टेंट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसने ना यानी कि पतंजलि ने महाभाष्य महाभाष्य एक किताब थी महाभाष्य। ठीक है, तो ये किताब किसने लिखी थी? पतंजलि ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि महाभाष्य नामक एक किताब है जो व्याकरण से संबंधित है। ये किताब जो है पतंजलि ने लिखी थी, जो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र को किस शासक ने पराजित किया था? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग को किसने हराया था। ऑप्शन ए है मिनांडर ने, बी है बृहद्रथ ने, सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने या फिर डी है खारवेल ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, खारवेल। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हाथी गुम्फा एक अभिलेख है, किसका है? खारवेल का है। खारवेल की अगर हम बात करते हैं तो ये चेदी वंश का एक शासक था। किस वंश का? चेदी वंश का, जो कलिंग में था। ठीक है, आपको पता होगा या पिछली वीडियोज अगर आपने देखी है तो कलिंग जो था 261 बीसी में कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था। और उससे पहले जो है नंदवंशी शासक महापद्मनंद ने आक्रमण किया था कलिंग पर। ठीक है, और वो वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर के आया था क्योंकि वो जैन धर्म को मानता था। तो फिर बाद में यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समय खारवेल ने अटैक किया था इस पर और ये यहाँ से जो है जिनसेन की मूर्ति वापस लेके गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जिनसेन की मूर्ति जो था वापस लेकर के गया था खारवेल।
और ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है जिससे हमको खारवेल जो चेदी वंश का एक महानतम शासक था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं ये शासक की मिनांडर, ठीक है। तो मिनांडर जो था ना एक हिंद यवन एक शासक था, इंडो ग्रीक एक शासक था। और मिनांडर को जो है पराजित किया था किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि पुष्यमित्र शुंग जो था, पुष्यमित्र शुंग ने हराया था मिनांडर को और पुष्यमित्र शुंग को हराया था खारवेल ने, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए है कर्ण वंश, बी है चेदी वंश, सी है गुप्त वंश या फिर डी सातवाहन वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कर्ण वंश, कर्ण वंश, ठीक है। तो कर्ण वंश जो है शुंग वंश के बाद इसने शासन किया था। जो शुंग वंश था उसका आखिरी शासक जो है वो वसुदेव था। उसके बाद जो है कर्ण वंश आ गया था। ये भी एक ब्राह्मण वंश ही था लेकिन ये काफी कमजोर वंश था कर्ण वंश, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है। ऑप्शन ए है गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी है यज्ञश्री सातकर्णी, सी है सातकर्णी प्रथम या फिर डी है सिमुख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सिमुख, ठीक है। तो सिमुख जो था वो क्या था, सातवाहन वंश का संस्थापक था, ठीक है। और सातवाहन वंश की अगर हम बात करते हैं तो सातवाहन जो ये वंश था ये इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान। और कहीं पर ना इसको पैठान भी कहते हैं, पैठान, ठीक है। प्रतिष्ठान कहो या फिर पैठान कहो एक ही बात है। और अगर हम बात करते हैं इसकी सातवाहन वंश की तो ये गोदावरी कृष्णा नदी के बीच में था, यानी कि आंध्र और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। और मौर्य की समाप्ति के बाद जो है दक्षिण भारत का सबसे पावरफुल साम्राज्य था कौन सा, सातवाहन वंश। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती काव्य की रचना किसने की थी? तो गाथा सप्तशती की काव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी है हाल, सी है सिमुख, डी है यज्ञश्री सातकर्णी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हाल, ठीक है। ये मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल जो था ना ये भी एक सातवाहन वंश का एक शासक था और इसी ने जो गाथा सप्तशती एक काव्य की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? ठीक है। ऑप्शन ए है गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी है यज्ञश्री सातकर्णी, सी है सातकर्णी प्रथम, डी है सिमुख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध कहो या फिर महानतम शासक माना जाता है। इसे वेदों का आश्रयदाता भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेदों का आश्रयदाता किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं, ठीक है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी को, और इसने मतलब इसे महानतम कहने का एक रीजन ये भी है कि इसने शकों को पराजित किया था, शकों को हराया था इसने, शकों को इसने पराजित किया। और शकों का एक शासक था एक्चुअली नहपान, नहपान, इसने इसे हराया था, ठीक है, नहपान को हराया था। और इसी का एक नासिक अभिलेख है जिससे हमको बहुत सारी इसके बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। तो सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक किसे कहते हैं, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 9, सातवाहन वंश के शासकों ने किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक मात्रा में बनाई? ऑप्शन ए है सोना, बी है सीसा, सी है चांदी, डी है तांबा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सीसा। सातवाहन वंश जो था ना ये सीसे की मुद्रा बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा। तो एक ट्रिक है, मतलब जैसे कि आपको ध्यान रख सकते हो आप इस चीज से, जैसे कि 100 से आता है सातवाहन, ठीक है ना, 100 से आ रहा है सातवाहन, 100 से ही आता है इनका संस्थापक, उसका नाम था सिमुख। और 100 से ही आता है कि इस सबसे ज्यादा सिक्के जो है मतलब शीशे के सिक्के चलाए थे इन्होंने। और 100 से ही एक चीज और आती है सामंतवाद, ठीक है, ये हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं इसको, सामंतवाद। तो ये चारों चीज आपको ध्यान रखनी है कि 100 से सातवाहन वंश, 100 से सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए, ठीक है, और 100 से इनका संस्थापक जिसका नाम सिमुख था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ट्रिक है मतलब अगर आप चाहो तो। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को भूमिदान देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वंश के शासकों के अभिलेखों से प्राप्त होता है?
ऑप्शन ए है कर्ण वंश, बी है चेती वंश, सी है गुप्त वंश या फिर डी सातवाहन वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सातवाहन वंश। ठीक है, ये सातवाहन से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्राह्मण को भूमिदान देने वाला भूमिदान देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वंश के शासकों के अभिलेख से प्राप्त होता है। तो सातवाहन वंश के एक रानी का जिक्र आता है जिसका नाम था रानी नागरिका। क्या आता है? रानी नागरिका। रानी नागरिका जो थी ना, इसी का एक अभिलेख हमें मिलता है, नाना घाट का अभिलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, नाना घाट का अभिलेख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी नाना घाट के अभिलेख से ही जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है सामंतवाद की। ठीक है, मतलब कि भूमिदान, इसी भूमिदान को ना सामंतवाद भी कहते हैं। ठीक है, भूमिदान को ही सामंतवाद भी कहते हैं। ठीक है, सामंतवाद का मतलब एक्चुअल में क्या होता है ना कि राजा के अंतर्गत अंतर्गत एक और राजा। भूमिदान मतलब होता है जैसे कि मान लो एक शासक है कहीं का, ये पूरा क्षेत्र उसके एरिया में है, लेकिन उसने इतने से भाग को किसी को दान कर दिया, तो अब इस भाग पर जो है उस जिसको उसने दान किया उसका शासन है, वो यहाँ से टैक्स वसूलेगा या फिर वो यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता है। तो एक राजा तो यहाँ पर का हो गया, एक इसके भीतर का हो गया, तो ये इसी को कहते हैं सामंतवाद। राजा के भीतर राजा, राजा के अंदर एक और राजा। ठीक है, तो इस सामंतवाद या फिर ब्राह्मण को भूमिदान, ये जो मतलब एक प्रथा चलाई थी, वो किसने चलाई थी? सातवाहन वंश ने। ठीक है, तो 100 से मैंने आपको बताया था ना ऊपर सामंतवाद, तो वो भी किसके समय आया था? सातवाहन वंश के समय आया था। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट प्रश्न थे मौर्य उत्तर से संबंधित। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।